हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग प्रेशर छोड़ के एक अलग टॉपिक की तरफ मोड़ लेने वाले हैं, दैट इज़ द सरफेस टेंशन। मतलब पार्ट 8 है जिसमें हम सरफेस टेंशन क्या है ये स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक ये ब्रांच का स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने हाइड्रोडायनेमिक स्टार्ट नहीं किया है। तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या, जहाँ पे फ्लूइड एक रेस्ट पोजीशन पे है, स्टैटिक पोजीशन पे है, उसको हमने हाइड्रोस्टैटिक ये ब्रांच कहा है। तो इस ब्रांच की ये जो फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का फ्लूइड है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले देखो हमने प्रेशर क्या होता है वो देखा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, वो कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से, ये सभी बातें हमने की। लेकिन आज हम लोग एक अलग टॉपिक देखने वाले हैं, वो उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन। ये एक प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन उसी में से एक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, दैट इज़ द सरफेस टेंशन। ओके, तो बच्चों, सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली आप लोगों ने इसके पहले सरफेस टेंशन देखा है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये सब चीज़ें सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है। देखो, मैं अभी एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ। एक लेक है, मान लो लेक के पास एक पेड़ है ना, और उस पेड़ का लीफ जब उस पानी के ऊपर गिरता है, तो पानी के ऊपर गिरने के बाद वो तुरंत अंदर नहीं जाता, पानी के अंदर जाता नहीं है, वो उस पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना। तो ये फ्लोटिंग क्यों हो रहा है? अगर उस लीफ के ऊपर कोई तो भी फोर्स होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला मतलब उस लीफ को लिफ्ट करने वाला कुछ ना कुछ फोर्स वहाँ पे है, उसकी वजह से वो वहाँ पे तैर रहा है, उसकी वजह से वो वहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया सरफेस टेंशन का। और कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे कि स्पाइडर होता है, कोई स्पाइडर पानी के ऊपर तैरता है। वो क्यों तैरता है? दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन, क्योंकि उसको भी लिफ्ट करने वाला कोई ना कोई फोर्स है, उसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स है, जो वेट उसका है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि देखो, मान लो ये एक स्पाइडर है, मुझे ड्राइंग नहीं आता, मैं ऐसे ही एक आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो एक स्पाइडर है, ये स्पाइडर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये पानी का सरफेस है, इसके ऊपर ये स्पाइडर खड़ा है और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली इस वेट को बैलेंस करने वाला अपवर्ड डायरेक्शन का कोई ना कोई फोर्स होगा, जिसकी वजह से ये वेट और ये फोर्स दोनों इक्वल हो गए, और इक्वल होने की वजह से वो जो स्पाइडर है वो अंदर नहीं जा रहा। वैसे ही लीफ का है, वो अंदर नहीं जा रहा क्योंकि उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसके वेट के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि टेंजेंशियल फोर्स है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से उनकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि इस टॉपिक को हमें आगे जाके लगने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनकी हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आई थिंक आपको ये पता होगा, लेकिन मैं एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों, हमें पता है लिक्विड सब्सटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड हर एक सब्सटेंस जो बनता है मॉलिक्यूल से बनता है, बचपन से हम लोग स्टडी करते आ रहे। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज़रूर, राइट ना। 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बाउंड होते हैं और उससे बनता है सब्सटेंस। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी मॉलिक्यूल में बहुत ही स्ट्रांग है, किसी मॉलिक्यूल में वीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है, वीक होता है। एंड गैसेस में तो बहुत ही वीक होता है ना। उसकी वजह से गैस को हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते। गैस को अगर पकड़ के रखना है तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा,
किसी कंटेनर में पिस्टन के साथ उसको पैक करना पड़ेगा, है ना, फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम गैस को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बच्चों बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है यहाँ पे दैट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स या फिर इसी को हम दूसरा नाम इसी को और बोला जाता है फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ कोहेजन। ओके, उसके बाद दूसरा टाइप आता है इसी के अंदर दैट इज एडेसिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडेजन, फोर्स ऑफ एडेजन। ओके, तो देखो कोहेसिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ एडेजन मतलब क्या, देखो जब हम दो सेम मॉलिक्यूल्स की बात करें, मान लो वाटर का वाटर के साथ, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, या फिर एक ग्लास का मॉलिक्यूल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे ग्लास मॉलिक्यूल का साथ, मतलब क्या, दो सेम मॉलिक्यूल्स का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं साथ में ही। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the same substance, molecules of the same substance called as cohesive force, cohesive force, and we can say force of cohesion, cohesive force। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द वाटर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्लास मॉलिक्यूल विद द ग्लास मॉलिक्यूल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ कोहेसिव फोर्स। उसी तरह आता है एडेसिव फोर्स, मतलब क्या, देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल का ग्लास मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ, देखो ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं, पानी हमने पूरा खाली कर दिया, फिर भी ग्लास के सरफेस को कुछ ड्रॉपलेट्स वहाँ पे चिपके हुए हमें दिखते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो ग्लास मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है ग्लास मॉलिक्यूल विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडेसिव, मतलब डिफरेंट। एडेसिव ड से याद रखो डिफरेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या, डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, सेम डेफिनेशन जस्ट लाइक दिस, डेफिनेशन ऑफ एडेसिव फोर्स, और वी कैन से फोर्स ऑफ एडेजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, force of attraction between molecules of different substances called as adhesive force, और वी कैन से फोर्स ऑफ एडेजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल बता सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द ग्लास मॉलिक्यूल, और वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द एयर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। तो बच्चों ये दो डेफिनेशंस को आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग आगे की बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो कि हमें सरफेस टेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। पहले देखा कोहेसिव फोर्स, उसके बाद हमने देखा एडेसिव फोर्स, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या मैंने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दिया फिर भी वो फोर्स एक्ट करेंगे क्या? मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे रखा है, ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे रखा, एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखा, फिर भी वो अट्रैक्ट करेगा? नेवर, वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता।
तो देखो बच्चों, जब दो मॉलिक्यूल्स है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अपना फोर्स मेंटेन रख सकते हैं, उसके आगे वो अपना फोर्स मेंटेन नहीं रख सकते, तो उसी को रेंज कहा जाता है। रेंज मतलब क्या, देखो मान लो आपको मोबाइल की रेंज पता है। मोबाइल की रेंज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मान लो यहाँ पे टावर है, तो टावर के अराउंड कुछ डिस्टेंस तक अगर हमारा मोबाइल है तो मोबाइल उस रेंज के अंदर रहेगा। मतलब मान लो यहाँ डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस तक ही इसका इन्फ्लुएंस है, इसकी वेव्स जो है वो इतने डिस्टेंस तक ही आ रही है, तो इसके अंदर अगर हमारा मोबाइल है तो हमारे मोबाइल को रेंज रहेगी। इसके बाहर अगर हमारा मोबाइल गया तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ कवरेज, ऐसे हमें मैसेज मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही है जब तक वो फोर्स एक्ट हो सकता है या फिर वो फोर्स इफेक्टिव है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द कोहेसिव फोर्स कैन एक्ट और कोहेसिव फोर्स इज इफेक्टिव, देन इट इज सेड टू बी अ रेंज। वैसे मॉलिक्यूल का है, मान लो एक कंटेनर में हमने मॉलिक्यूल वाटर लिया, तो वाटर के नज़दीक कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यहाँ पे मान लो एक कंटेनर मैंने लिया, तो इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया, तो ये मॉलिक्यूल अप टू कुछ डिस्टेंस तक, मान लो इस डायरेक्शन में यहाँ तक ही वो फोर्स एक्ट कराए, इस डायरेक्शन में यहाँ तक, इस डायरेक्शन में यहाँ तक, ऐसे सभी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस तक ही वो अपना फोर्स एक्ट कर सकता है, उसके आगे वो फोर्स एक्ट नहीं कर सकता। तो अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसके अंदर है, तो उसको रेंज है, मतलब उसका फोर्स इन्फ्लुएंस वो एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल इसके बाहर है तो उसका फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता बच्चों। तो यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने बनाया है, तो इसके अंदर आपका मॉलिक्यूल है तो उसका फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, इसके बाहर अगर गया तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो मैं बताती हूँ इसकी डेफिनेशन। द मैक्सिमम डिस्टेंस सराउंडिंग अ मॉलिक्यूल up to which the cohesive force can act, called as range of that molecule. Okay, और cohesive force कैन अफेक्टिव, कोहेसिव फोर्स इज अफेक्टिव, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है बच्चों, दैट इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या, अभी देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इधर ड्रॉ करती हूँ। मान लो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक मॉलिक्यूल का मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये सर्कल के अंदर आपका मॉलिक्यूल आएगा तो इसको फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ये रेंज निकालूँ तो ये रेंज क्या आएगा, इस सर्कल का रेडियस आएगा, है ना। और अगर ये मॉलिक्यूल में लूँ तो ये क्या रहेगा, इसका सेंटर रहेगा। तो मॉलिक्यूल सेंटर कंसिडर करके, रेंज रेडियस कंसिडर करके एक सर्कल अगर हमने इमेजिन किया, नॉट अ ड्रॉ, हमने इमेजिन किया सर्कल सराउंडिंग दैट मॉलिक्यूल, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स इमेजिनरी स्फीयर सराउंडिंग अ मॉलिक्यूल अप टू विच द कोहेसिव फोर्स कैन एक्ट, एंड उसके लिए वो जो सर्कल है उसका, दैट सर्कल इज हैविंग रेंज इज द रेडियस एंड मॉलिक्यूल इज द सेंटर, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, द इमेजिनरी स्फीयर, आप लोग लिख सकते हैं, सब लोग ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। इमेजिनरी स्फीयर सराउंडिंग अ मॉलिक्यूल, imaginary sphere surrounding a molecule, imaginary sphere surrounding a molecule in which cohesive force is effective, cohesive force is effective and
range is the radius of that sphere, and molecule is the center called as sphere of influence. ओके, तो बच्चों ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से कॉपी करेंगे सब बच्चे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स मेंटेन करो। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपने कॉपी किया होगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बच्चों क्या है, दैट इज़ द सरफेस फिल्म। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मान लो एक कंटेनर मैंने लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ लिक्विड लिया है एंड ये लिक्विड का सरफेस है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, तो ये लिक्विड के सरफेस ये भी तो मॉलिक्यूल से ही बना है, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब मान लो एग्जैक्टली इस सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल्स मैंने कंसिडर किए, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे बनेगा, है ना। एक मिनट है, मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर का ये मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया तो ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना। ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ऐसे सभी मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, है ना। अब देखो अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो उसकी रेंज यहाँ तक है, इसकी रेंज यहाँ तक है, इसकी रेंज यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो जितनी उनकी रेंज है उतना लेयर मैंने कंसीडर किया। क्या बताया मैंने, जितनी उनकी रेंज है उतना ही लेयर मैंने कंसीडर किया। ये जो लिक्विड है जितनी उनकी रेंज है उतना ही लेयर अगर मैं कंसीडर करती हूँ, इतना सा लेयर लिक्विड का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म मतलब क्या, अ सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। समझ में आया। सरफेस फिल्म मतलब क्या, अ सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड whose thickness is equal to the range of the molecule which are present on the surface of a liquid called as surface film. ओके तो और जनरली सरफेस फिल्म का जो लेंथ है वो हम लोग 2L से कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर आ रहा है, तो ये एक लेयर, ये एक लेयर, तो इसकी लेंथ जो है वो हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सब लोग नोट डाउन करेंगे। डेफिनेशन देखो क्या है, द सरफेस लेयर। बच्चों आज का लेक्चर पूरा थेरोटिकली रहेगा, इसमें ज़्यादा डेरिवेशंस वगैरह नहीं है। सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड whose thickness is equal to the range of the molecules which are present on the surface of the liquid called as surface film. Understand everyone? See, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। सरफेस फिल्म मतलब एक ऐसा लिक्विड का सरफेस जिसका जो थिकनेस है वो उसकी रेंज के जितना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड मतलब क्या, देखो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड मतलब इट इज़
द सरफेस ऑफ लिक्विड which does not experience any shear stress, मतलब एक ऐसा सरफेस है लिक्विड का जो शेयर स्ट्रेस पता है आपको, जो कि शेप की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। जिस लिक्विड के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं है वैसे लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। द सरफेस ऑफ लिक्विड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस हम लोगों ने 11th में स्टडी किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में। उसमें यहाँ ये शेयर स्ट्रेस, देन कौन से स्ट्रेस होते हैं, शेयर स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, इसकी हमने ऑलरेडी बात की है 11th में, है ना। तो वही शेयर स्ट्रेस किसी मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर नहीं है, किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में मैंने सभी बेसिक डेफिनेशंस जो है वो कवर अप किए हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बोरिंग होगा ही ऑब्वियसली। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, मतलब सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड उसका एसआई यूनिट फार्मूला, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ये सभी बेसिक डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर में आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे और उसको लर्न करके आएंगे, ठीक है। चाहे तो आज का होमवर्क समझो है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कुछ ना समझ में आए लेक्चर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।